तो दोस्तों नमस्कार, अभिमन्यु बोल रहा हूँ। आपको पता है कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बीपीएससी अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस किन किन टॉपिक्स से पूछ रही है। पहला तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम लोग ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया हुआ है कि 67th, 68th और 69th ये 3 ऐसे साल हैं बीपीएससी के इतिहास में जिसमें बहुत ही बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिला है। सी वाइड चेंज आपको देखने को मिला है बिकॉज द ट्रेंड चेंज्ड, द पैटर्न ऑफ द पेपर चेंज्ड, अलग अलग मार्किंग स्कीम चेंज हो गया पूरा प्रीलिम्स एंड मेंस में। इसीलिए हम लोग ये 3 साल को हम अब एनालिसिस के लिए रखे हुए हैं PYQs के। तो टॉपिक्स हम लोग देख रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है, सो दैट वी कैन प्रिपेयर वेल फॉर द कमिंग एग्जाम दैट इज 70th BPSC। इसके लिए हम लोग कैसे अच्छे से प्रिपेयर करें, दैट इज आवर गोल, एंड उसके लिए हम लोग ये PYQs का एनालिसिस कर रहे हैं। कमिंग टू साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक की जहाँ तक बात करोगे तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है, बीपीएससी प्रीलिम्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इससे अराउंड आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एक अगर आपको सब्जेक्ट करने से 30 क्वेश्चन हो जा रहा है तो बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एंड इसीलिए साइंस को आपको बहुत अच्छे से करना है। और ये जो है ये वीडियो के बाद में आई होप कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर साइंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। 67th की अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक में आपके क्वेश्चन जिस तरीके आए हैं वो देखा जाए। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, तो आपको अब पता चल गया कि इससे आपको कौन से टॉपिक करना है। बस ये पता रहना जरूरी नहीं है कि इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, इससे काम नहीं चलेगा। आपको अब लेंस, मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ करते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, ह्यूमन आई, क्योंकि देखो लेंस वगैरह की जहाँ तक बात है तो हम लोग चश्मा जो लगाते हैं वो भी अब आ गया ना, तो उसको भी कंप्लीट करो। आई क्या होता है, ह्यूमन आई में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, कॉर्निया किसको बोलते हैं, आइरिस, प्यूपिल, ठीक है, स्क्लेरा किसको बोलते हैं, रेटिना किसको बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये सब किसको बोलते हैं। उसके बाद में डिफेक्ट्स क्या होते हैं आई के, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, उसमें कौन कौन से लेंस यूज करते हैं, ये सब आपको एक बार में कंप्लीट कर लेना पड़ेगा क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिखा तो ऐसे आपको डिड्यूस करना है कि अगर मान लो कि एक छोटे से नैरो चीज़ से पूछा है अगर क्वेश्चन, तो इसके आसपास में जितने भी टॉपिक्स है उसको आपको कवर करके ख़त्म कर देना है। ये होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब PYQs करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका मोटिवेशन ये भी होता है कि वी शुड नो द टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो होता ही है। प्लस हमें ये भी समझ में आता है कि उस टॉपिक के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, अगर मान लो कि इस बार ये पूछा है, अगली बार पूछ देगा कि कनकेव मिरर का क्या है यूज, ठीक है। हम लोग ये भी देखते हैं कि जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछ देगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू। अब देखो ये पैरामैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है, अगर आप NCERT पढ़ोगे तो NCERT में भी ये दिया हुआ है, और इसका मतलब ये है कि आपको क्या पढ़ना है, पैरामैग्नेटिज्म पढ़ना है, आपको पढ़ना है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, कौन कौन से वो मटेरियल्स हैं जो कि इसको शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ, देखो ये क्वेश्चन यही है कि कौन सा इसमें जो है आपको मटेरियल है जो शो करता है पैरामैग्नेटिक थ्योरी। पैरामैग्नेटिक थ्योरी का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये मटेरियल वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, बहुत ही कम लेकिन मैग्नेटाइज वो हो जाते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म, ये सब आप लोग समझ लेना। तो ये सब यहाँ आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग इलेक्ट्रिक करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, क्योंकि मैग्नेटिज्म आया हुआ है तो सारा कर लो, ठीक है। आपके NCERT में दिया हुआ है कि हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेट जो थे उन्होंने ये दिया हुआ था, पहली बार उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि द मूविंग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारा चीज़ करके ख़त्म करो, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो इतना तो आपसे एक्सपेक्ट किया ही जाता है कि यू अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ होता है, उसके सबके चार्जेस क्या होते हैं, मास क्या होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही मास, मतलब लाइक निग्लिजिबल मास का होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंपेरेबल मास का होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। इसी सब चीज़ों से आपको आगे में और सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे वो बन जाएंगे। आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, एलोट्रॉप्स क्या होता है। जब आप एटम ये सब पढ़ रहे हो तो ये सब खत्म करो। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको वो सारा चीज़ कवर कर लेना पड़ेगा। द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ऑब्टेन्ड इन अ फ्यूज्ड स्टेट इज कॉल्ड।
अब ये मेटलर्जी का क्वेश्चन हो गया। मेटल एंड नॉन मेटल में इस ये सब दिया हुआ है कि रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है, स्मेल्टिंग क्या होता है। तो अब देखो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर स्मेल्टिंग इस बार अगर आ गया है तो ये नहीं कि स्मेल्टिंग का हम समझ गए कि भाई यहाँ पे मेटल जो है फ्यूज्ड स्टेट में आता है, इसको स्मेल्टिंग बोलते हैं। दैट विल नॉट बी सफिशियंट। आपको इसके आगे बढ़ के खुद के इनिशिएटिव से यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है। ऑल्दो ये आंसर नहीं है, ये जो क्वेश्चन है 4 इसका आंसर डी है मान लो, तो इसमें ए और बी और सी आंसर नहीं है। बट ये आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि कल को रोस्टिंग पूछ देगा आपसे, कल को कैल्सिनेशन पूछ देगा, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास। अब ये एलवाइस से क्वेश्चन है। ब्रास क्या होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है, ठीक है, जर्मन सिल्वर क्या होता है ना। उसके बाद में ड्यूराल्यूमिन क्या होता है, स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है। तो आपको जो है ना इन सारे एलॉयज़ के जो भी इंपॉर्टेंट एंड फेमस एलॉयज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता रहने चाहिए, सो दैट कि एग्जाम में आए तो आपको ये सब जो है ना क्वेश्चन एकदम हल्के में लेके जल्दी से इसको सॉल्व करके आगे बढ़े, ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज क्विक लाइम। अब देखो ये जो क्वेश्चन होता है क्विक लाइम हमेशा पूछता है आपसे पूछ देता है स्लेग्ड लाइम क्या होता है, ठीक है, आपसे पूछ देता है वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है। तो ये सब जो इम्पॉर्टेंट जो नाम है केमिस्ट्री के उसका आपको फॉर्मूला एकदम टिप्स पे होना चाहिए, ठीक। कि अगर क्वेश्चन पूछ दे, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर किसी को ये अगर पढ़ा हुआ है तो उसके लिए एकदम मतलब लाइक 2 सेकंड में टिक मार के आगे निकल जाएगा। और ये क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग, ये सब हम लोग पढ़ते हैं कि ये सब का फॉर्मूला रटते हैं और ये आपको रटना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है। What happens to the weight of iron when it rusts? जब लोहा बिजिया जाता है तो उसका वजन में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अब जो है इसमें आपको जो क्वेश्चन इस तरीके का पूछता है तो अब ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन हो गया क्योंकि आयरन रस्ट करता है, दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो जब आप केमिकल रिएक्शन, रस्टिंग ये सब पढ़ते हो तो उसमें इसकी जिक्र होती है कि वेट बढ़ता है घटता है क्या होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वाइट मेटल। अब देखो मेटल क्या किसको बोलते हैं ये समझो, फिर उसके बाद में नॉन मेटल किसको बोलते हैं, फिर उसके बाद में मेटलॉइड्स किसको बोलते हैं उसको भी समझने की ज़रूरत है, वाइट मेटल किसको बोलते हैं इसको समझो। तो ये सब जब क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको ये जानने की ज़रूरत है ये सारी चीज़ों को, ठीक है। अब ये बस यहाँ पे नहीं छोड़ देना है कि प्लैटिनम इज नोन एज वाइट मेटल, रोडियम क्या है, पैलेडियम क्या है, निकल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सर्च कर लो, ठीक है। इस तरीके से आप प्रिपेयर करते हो PYQs के थ्रू। नोबल मेटल से रिलेटेड जो है ना ये क्वेश्चन है, अगेन वाइट मेटल जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी देखा हमने वाइट मेटल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, नोबल मेटल्स फिर से क्वेश्चन पूछ दिया। तो नोबल मेटल्स क्या है, मतलब अलग अलग मेटल्स के जो कैटेगरीज हैं उसको आपको समझने की ज़रूरत है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे देखोगे तो एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर वो क्या करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर करता है, ठीक है। अगर मिथाइल अल्कोहल को डालोगे तो क्या करेगा। तो मतलब हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब इम्प्योरिटीज़ को अगर डाला जाता है वाटर में तो उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ से बॉइलिंग, फ्रीजिंग पॉइंट ये सब पे क्या फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड ये आपको पढ़ना है, ठीक। तो इससे आपको समझ में ये सब का कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का पूछ लेता है, उसके बाद में आपको CNG का पूछ लेगा, LPG का पूछ लेगा, ठीक है। मीथेन, ये आपका CNG में क्या होता है, LPG में क्या होता है, तो मीथेन होता है, क्या होता है, ब्यूटेन होता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमेशा ही फ्रीक्वेंट इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है BPSC, ठीक। कौन सा जो है क्रैकर्स में सब्सटेंस होता है जिसके कारण से ब्राइट रेड कलर, जब उसको आप जलाते हो तो ब्राइट रेड कलर किस वजह से पटाखा में निकलता है, स्ट्रोंटियम इसका आंसर है। तो अब ये जो है ना क्रैकर्स का कंपोजिशन आपसे पूछ रहा है, तो अब जब पूछ लिया है तो हम इसको रट लेंगे। ये भी होता है कि कभी कभी अगर मान लो कि हम वो चीज़ नहीं कवर किए हैं, PYQ में हमें दिखा तो रट लिए PYQ से, और क्या। सॉल्ट लविंग प्लांट्स किसको बोलते हैं, तो अगर सॉल्ट लविंग प्लांट्स को हेलो बोलते हैं, हेलोफाइट्स, तो मेसोफाइट्स किसको बोलते हैं, ग्लाइकोफाइट्स किसको बोलते हैं, जेरोफाइट्स किसको बोलते हैं, ये भी आपको देखना है। तो ये जो प्लांट किंगडम जब आप पढ़ते हो, आपको पता है प्लांट किंगडम जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, आल्गी पढ़ते हैं, ब्रायोफाइट पढ़ते हैं, टेरिडोफाइट पढ़ते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स, एंगियोस्पर्म्स, ये सारा चीज़ हम लोग करते हैं। तो ये वही से जो है आप जब पढ़ोगे तो उसी में आएगा ये, ठीक। फंगी आर प्लांट्स दैट लैक।
अब इसमें क्लोरोफिल है कि क्या है। आपको पता है कि हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और वो होता है आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, है ना, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा होता है। उसमें एक अलग अपना किंगडम है फंजाई का। फंजाई जो है क्या लैक करता है, क्लोरोफिल लैक करता है कि क्या लैक करता है। जब आप उस किंगडम को पढ़ोगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या उसमें लैक करता है। तो ये जो 5 किंगडम है इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, फंजाई क्या होता है, प्लांटाई क्या होता है, एनिमलिया क्या होता है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों इनको अलग अलग किंगडम में डिवाइड किया गया, क्योंकि कुछ इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए एंड देयरफॉर दे वर डिवाइडेड इनटू दिस कैटेगरीज, ठीक है। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है और ये आपको करना पड़ेगा, ठीक। पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, नाउ पॉलिनेशन से क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिनेशन इज व्हाट, पॉलिनेशन इज क्या है, पॉलिनेशन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द प्लांट्स। तो अब ये हमें पता चल गया कि रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम ह्यूमन में क्या होता है, कैसे होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, प्लांट्स में कैसे होता है, ये दोनों को हम कवर कर लेंगे। ये बात ऐसे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब पॉलिनेशन पढ़ते हैं तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, अलग अलग प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कौन है मेल पार्ट, कौन है एंथर स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, तो मेल पार्ट कौन है, फीमेल पार्ट कौन है, ठीक है, पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन से होते हैं, ये सब चीज़ एक बार में ख़त्म करो। प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, अब देखो प्लांट जो होता है ये जो है तो नीचे से न्यूट्रिएंट्स इसको मिलता है, ठीक है। उसके बाद में सनलाइट के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी कुछ न्यूट्रिएंट्स आता है, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, सॉइल से कैसे न्यूट्रिएंट्स आता है, जाइलम जो होता है, जो इनके टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो फ्लोएम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल से सबको ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सब जो है ना आपको क्लैरिटी होनी चाहिए प्लांट का स्ट्रक्चर का। इस तरीके से थोड़ा सा वाइडर अंडरस्टैंडिंग के साथ में पढ़ो। कोई अगर क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक आया हुआ है तो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू डेवलप अ वाइडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स अराउंड दैट क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा साइंस। उसके बाद में अगर आप देखोगे पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, ये सब जो है ये बहुत ही वाइडली इंडिया में अगर करते हैं। ये क्या है, जिम्नोस्पर्म्स हैं कि मोनोकॉटिलेडन, डाइकॉटिलेडन, ये सब है। तो अगेन प्लांट का अगर आप पढ़ते हो क्लासिफिकेशन, तो प्लांट का क्लासिफिकेशन मैंने अभी आपको बताया कि अलगी है, उसके बाद में ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, ठीक है। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स है। तो ये जब आप करोगे तो ये सारे जो है ना आपको उसी में कवर हो जाएंगे। तो प्लांट का जो इंटरनल क्लासिफिकेशन है उसको भी थोड़ा थोड़ा बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो है ब्रायोफाइटा किसको बोलते हैं, टेरिडोफाइटा किसको बोलते हैं, राइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स किसको बोलते हैं। थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये सब का होना जरूरी है। इसके बाद में ये देखो वैक्सीन और डिजीज़ का पूछा हुआ है कि भाई ट्यूबरकुलोसिस में कौन सा वैक्सीन यूज़ करते हैं, टेटनस में कौन सा, मलेरिया, स्कर्वी, और इसमें पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो अब आपको जो है डिजीज़ एंड वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो यूपीएससी में भी पूछता है डिजीज़ से रिलेटेड, और बीपीएससी में तो बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप डिजीज़ और वैक्सीन को थोड़ा सा रट लें कि किस डिजीज़ में कौन सा वैक्सीन यूज होता है, ठीक। द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल्स इज अर्थवर्म। अब देखो एनिमल जो है, एनिमल किंगडम को भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आपको मैंने बताया कि एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो बहुत सारे उसमें हैं। आप देखोगे कि एनिमल किंगडम में बहुत सारे इंटरनल क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, तो आप उसको थोड़ा सा समझ लो। उसमें भी रेड ब्लड सेल्स किस में नहीं होते, क्या नहीं होते। जब एनिमल्स को पढ़ोगे, एनिमल किंगडम को, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वहाँ से हो जाएगा। अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिग्रेडेड इज़। अब ये कार्बोहाइड्रेट किस में डिग्रेड होता है, मतलब ये देखो मेटाबॉलिज्म वाला जो टॉपिक होता है कि किस तरीके से हम जो फूड इनटेक करते हैं, कैसे वो स्टोर होता है, कैसे ब्रेक डाउन होता है, तो वो सारा वहाँ से आ जाएगा। या फिर अगर आप बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ये सब दिख जाएगा कि ग्लूकोज क्या होता है, माल्टोज क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, सारा चीज़ आपको जो है वहाँ पे मिलेगा। ये एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा एंड अदरवाइज यू कैन ऑल्सो रीड इट फ्रॉम द इंटरनेट। तो मेटाबॉलिज्म, बायोमोलिक्यूल्स, ये वाला पार्ट आपको अच्छा से समझ लेना है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर, अब एंजाइम्स क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट्स हैं एंड यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसीलिए इसको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन। वैक्सीन एडवर्ड जेनर तो मतलब अलग ही लेवल का फेमस है, इसके लिए हमेशा आते रहता है क्वेश्चन, ठीक है।
काउ पॉक्स के लिए जो है ये एडवर्ड जेनर आई थिंक ही ट्राइड टू डू वैक्सीनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर कौन से थोड़ा सा हिस्टोरिकल टाइप का चीज़ हो गया, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ रहता है बॉक्स वॉक्स बना के, ठीक है। तो ये आपको करने की ज़रूरत है, एनसीईआरटी को आप मिस नहीं कर सकते हो फॉर साइंस। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन किस बेसिस पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है। तो एसी किस बेसिस पे काम करता है, कंप्रेसर इसमें होता है एसी में, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये सबसे पे काम करता है। तो फिर फ्रिज किस पे काम करता है। तो एक बार जब वॉशिंग मशीन का पूछ लिया तो एसी और फ्रिज का भी हमें जो है ना पता रहना चाहिए, बिकॉज ये भी सिमिलर टाइप के डिवाइसेज हैं एंड ये भी जो है ना फिजिक्स के अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। अगेन अब जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो रिफ्रैक्शन में हम लोग को ये भी पढ़ना होता है कि हाउ द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वहाँ पे स्पीड उतना ही कम हो जाता है। तो यहाँ पे जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड सबसे कम होगा। एंड ये सब आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है रिफ्रैक्शन वाला। जब टॉपिक आप करते हैं लाइट का, ऑप्टिक्स जो है वो आपको करना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। उसमें डिफ्रैक्शन, डिस्पोर्सन, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। स्कैटरिंग, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, वाई लाइट एक्ट्स एज बोथ अ पार्टिकल एंड अ वेव, राइट। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ना है। तो ये सब को कॉन्सेप्ट को कवर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर बहुत ही जो है ना इंट्रोडक्टरी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। यूनिट, डायमेंशन, स्केलर वेक्टर, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं कि प्रेशर स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है। क्या है प्रेशर, बताओ, स्केलर है कि वेक्टर है, कमेंट में बताना जरा हमको। तो यहाँ पे जो है स्पीड है जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बाकी सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपको करना पड़ेगा। इफ़ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल बी। अगर हम अर्थ जो स्पिन करता है, रोटेट जो करता है वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे 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 ऐसे, इसको अगर हम और तेज़ कर दें, ऐसे ऐसे होने लगे, तो हमारा जो वेट होगा, किसी भी आदमी औरत का वेट होगा, वो बढ़ेगा या घटेगा इक्वेटर पे, ठीक है। इक्वेटर पे अगर कोई खड़ा है ऐसे तो उसका वेट बढ़ेगा या घटेगा। तो जब हम लोग ऐसे स्पीड बढ़ाते हैं तो एक जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ना वो लगती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि अब रोटेशन का स्पीड बढ़ गया है। तो अंदर में हम लोग जब वेट निकालते हैं तो m इंटू जी कहते हैं। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पे जो इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जो अंदर में जो लग रहा है, जो अंदर में इधर लग रहा है, वो जी तो अंदर लग रहा है लेकिन माइनस हो जाएगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ जो एक्सेलरेशन लेके जा रहा है। तो ए मान लो एक्सेलरेशन इसका इधर होगा, क्योंकि जब रोटेट ऐसे करता है ना ऐसे ऐसे, तो हमें बाहर फेंकाने का डर रहता है। जब भी आप एक झूला में ऐसे रहता है ना कभी कभी मेला में कि ऐसे 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 रोटेट करता है सब, उसमें सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है, बैठा के बच्चों को उसमें जो है घुमाया जाता है। तो उसमें आप देखिएगा कि डर रहता है कि भाई बाहर ना फेंका जाए। उस रोटेशन में आपको डर रहता है कि कहीं आप बाहर ना फेंका जाए, ठीक है। तो जब भी एक सर्कुलर मोशन होता है तो हमेशा डर रहता है बाहर, क्योंकि एक एक्सेलरेशन आपको बाहर की तरफ लगता है। तो ये बाहर में अगर मान लो ए लग रहा है तो अब इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अंदर में जो लगेगा, जो अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, वो जी माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि जी पहले लग रहा था लेकिन ये माइनस कर दिया इतना जो बाहर में लग रहा है। अब जब आप स्पीड बढ़ाते हो अर्थ के रोटेशन का, तो ए जो है ना, ये जो बाहर की तरफ जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो बढ़ता है। तो इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम होता है, इसीलिए m इंटू जी माइनस ए जो है ना वो कम हो जाएगा, तो डिक्रीज कर जाएगा वेट। तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, और ये सब आपको बस रटने से काम नहीं चलेगा। वट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट लूसेंट से वन लाइनर जो है ना वो रटने से अब काम नहीं चलेगा। आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, उसके बाद क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। रटोगे थोड़ा सा भी इधर उधर पूछ देगा तो गलत हो जाएगा, बट अगर कॉन्सेप्ट समझोगे तो वाइडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो कॉन्सेप्ट समझने वक्त, एंड दैट विल ऑलवेज हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन द एग्जाम हॉल। हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड। अब ये देखो हिस्टोरिकल थोड़ा सा पूछ लेता है, टिडबिट टाइप का कि गैलीलियो था कि क्या था, ठीक है। What is the law under which the same condition of temperature and pressure equal volumes of all gases contain equal number of molecules, ठीक है। अब ये जो है ना कि अगर अलग अलग गैस है उसका इक्वल अगर वॉल्यूम अगर हम लें तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे, इस किसने दिया था। तो एवोगाड्रोस लॉज है कि ग्राहम्स लॉ, पास्कल लॉ, ये सब जो है ना, गे-लुसाक्स लॉ, ये सब आपको पता रहना चाहिए। अब अगर ये मान लो कि पूछ दिया कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं इक्वल वॉल्यूम पे, एवोगाड्रो लॉ है, तो गे-लुसाक क्या है, ठीक है। ये सब आपको पता रहना चाहिए। ग्राहम लॉ, और ये जो अंदर में ये जो दिया हुआ है ऑप्शन में ग्राहम्स लॉ, पास्कल लॉ, ये सब आपको पता रहना चाहिए।
दिस इज हाउ यू स्टडी। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाई विच साइंटिस्ट है, तो मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन इज वेरी फेमस, राइट। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन एलोंग अ कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन अकर्स एलोंग इट। कि कोई कंडक्टर है, अगर उसमें टेम्परेचर डिफरेंस अगर क्रिएट करोगे, इस यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 टेम्परेचर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का भी वेरिएशन होता है V का। तो इसको हम कौन सा फिनोमिनन बोलते हैं, किसी साइंटिस्ट ने दिया है, उसके नाम पे होगा ये फिनोमिनन। तो ये सीबेक इफेक्ट है, तो सीबेक इफेक्ट क्या होता है, जूल इफेक्ट क्या होता है, पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है, ये सब आपको समझने की ज़रूरत है। थॉमसन इफेक्ट, ये सारा चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक। तो आप 67th में इस तरीके से हम लोग एनालाइज किए और हम लोग को क्या पता चल रहा है कि अलग अलग जो टॉपिक्स आ रहे हैं इसको आप जॉट डाउन करके और उसको समझोगे जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू डू द साइंस क्वेश्चंस राइट। आई एम टेलिंग यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड साइंस को आप मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। 68th की अगर बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछा हुआ है, द पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट इज़ नॉट एज हार्ड एंड वो बेंट भी हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, वो कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जो है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि जहाँ पे भी जॉइंट्स होता है ना, दो बोन जहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये जॉइंट पे बोन को स्मूथ करने का काम कार्टिलेज करता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे जॉइंट है हमारा दो बोन का, तो यहाँ पे स्मूथ रहना चाहिए हमारा, है ना, ताकि अगर हम ऐसे बेंड करें तो कड़कड़ा ना जाए हड्डी, तो उसके लिए स्मूथ रहना चाहिए। तो स्मूथ करने का काम कार्टिलेज का होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक। उसके बाद में लाइकेन देखो, अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, देखो अब ये जो है चीज़ें आपको करना है, वर्टिब्रे किसको बोलते हैं, कार्पेल्स किसको बोलते हैं, ये सब आपको अब समझ में आ जानी चाहिए, इसको छोड़ना नहीं है। इन लाइकेन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर लिव टुगेदर, ठीक है। अब लाइकेन जो है ये हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एक एग्जाम्पल है कि अलगी और फंगस का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो ये और भी कौन कौन से कुछ ऐसे होते हैं क्या, वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ये सब पैरासाइटिक जो रिलेशनशिप होता है, अलग अलग टाइप का जो रिलेशनशिप होता है वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर, ओके। फीमेल एनोफिलिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट सिट्स। अब भाई एनोफिलिस में एनोफिलिस और क्यूलेक्स में क्या डिफरेंस है, वो बैठता कैसे है, उस वजह से उसमें डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कि ये ऐसे बैठ रहा है, वो ऐसे बैठ रहा है, अलग अलग वो मॉस्किटो और ये सब, भाई उतना कौन कर पाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑब्सक्योर क्वेश्चन है, और अगर तुक्का मारना है मार दो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। अब देखो इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें सारा चीज़ ये लोग हम कवर करते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स क्या होता है। अगर आप ब्लड भी पढ़ते हो तो ब्लड का भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है उसमें हम लोग ये सब समझते हैं, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे समझते हैं। और इम्यून सिस्टम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके कोविड के बाद में इम्यून सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये सब लिम्फोसाइट किस तरीके से हेल्प करता है हमें इम्यूनिटी में, WBC किस तरीके से हेल्प करता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट मसल्स। तो मसल्स जो है ना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट जब आप देखोगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट करके एक चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसमें ये मसल्स के बारे में आपको दिया हुआ है, ठीक है। अलग अलग आपके मसल्स जो होते हैं उसके बारे में आपको दिया हुआ है, एंड यू शुड रीड दैट चैप्टर, ठीक है, मसल्स की। उससे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा कि मसल्स कैन ओनली पुश द बोन, या पुल भी कर सकता है, ये सारी चीज़ें। लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सर्फेस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। ये बोल रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसमें अलग अलग जो है ना ब्लैक कलर का, ये ब्लैक मान लो ऐसा है कि ऐसा ऐसा स्ट्रिप्स यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा ऐसा किया हुआ है, और एक यहाँ पे हॉर्स है। तो ये जो हॉर्स है उसका इमेज ये जो बनाएगा वो किस तरीके का इमेज बनेगा, उसमें हॉर्स का ब्लैक स्ट्राइप्स वाला हॉर्स का इमेज बनेगा या क्या बनेगा, वो पूछ रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। उसमें यही है कि यार मतलब अगर मान लो ब्लैक स्ट्रिप्स है तो ब्लैक स्ट्रिप्स जो है तो उतना साइड से जो है लाइट नहीं एंटर कर पाएगा, इस साइड से लाइट एंटर नहीं कर पाएगा, बाकी साइड से ही, बाकी जगह से ही लाइट एंटर करेगा। तो हॉर्स का जो है इमेज तो बनेगा, क्योंकि बहुत सारा लेंस में अभी पार्ट है जहाँ से लाइट जाएगा वहाँ पे जो है मीट कर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि अब दो ही रे निकल पा रही है, रेस तो बहुत सारे जाएंगे अभी भी, तो मीट करके वहाँ पे इमेज तो बन जाएगा। लेकिन चूंकि लाइट अब कम जा रहा है इसलिए ब्राइटनेस कम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। श्रिलनेस ऑफ साउंड, तो ये क्या है, ये लेंस, मिरर, ये सब से जो रिलेटेड जो भी हमारा इमेज फॉर्मेशन है, रे डायग्राम से सब जो हम लोग समझते हैं,
उसमें ये सारा चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लेंस मिरर जो मैंने पहले ही बताया हुआ है उसको आपको करना है। श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमिन्ड बाई, जो साउंड होता है उसका पिच होता है, कुछ लाउडनेस होती है, ठीक है, श्रिलनेस होती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, और साउंड जब भी आप पढ़ो तो ये सब आप समझने की कोशिश करो कि लाउडनेस किससे रिलेटेड है, पिच किसको बोलते हैं, श्रिलनेस किसको बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशंस। डिजिटल एप्लीकेशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फोटो डायोड क्या होता है, फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है, फोटो एमीटर। ये जो 3 आपके कॉन्सेप्ट हैं यही समझ लो ना अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बिकॉज दे ऑल कम हियर एंड देयर। फोटो डायोड, डायोड्स हम लोग हमेशा सुनते हैं, ठीक है, और फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है, फोटो एमीटर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। बॉल बेयरिंग्स आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू। अब बॉल बेयरिंग जो होता है, बॉल बेयरिंग जो होता है ऐसे बेयरिंग लगा हुआ रहता है ना, और ये रोटेट ऐसे करता है, और ये यहाँ पे मान लो ये फिक्स्ड है, रोटेट ऐसे करता है, तो बॉलवा ऐसे घूमता है और ये ऐसे चारों तरफ रोटेट करता है, तो इसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है। आपको फ्रिक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन में कौन कितना ज़्यादा होता है, एक वो आपको ऑर्डर भी पता होना चाहिए कि स्टैटिक सबसे ज़्यादा होता है, काइनेटिक सबसे ज़्यादा, उसके बाद रोलिंग, उसके बाद या फिर कोई और ऑर्डर, ये आपको पता रहना चाहिए। रोलिंग फ्रिक्शन कब काम करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कब काम करता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स, ठीक है, व्हेन होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। जब मान लो कि कोई गोलकीपर है, अब जब कोई फुटबॉल मारता है ऐसे, तो गोलकीपर के पास जब बॉल आता है तो ऐसे पकड़ के ऐसे करता है, ठीक है, चाहे विकेट कीपर ही देख लो क्रिकेट में, ऐसे गेंद पकड़ के ऐसे पीछे हाथ ले जाता है। क्यों लेके जाता है ऐसा हाथ, ताकि वो मोमेंटम को कम करना चाहता है, अपने हाथ पे मोमेंटम को कम करना चाहता है। तो मोमेंटम जो फिजिक्स की जो कॉन्सेप्ट है उसको जब आप पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें आएगी। इससे बहुत ही और अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं कि भाई अगर गाड़ी अगर चल रही है राइट साइड में अचानक से मुड़ती है तो जो उसमें पैसेंजर बैठा हुआ वो किधर मुड़ेगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इसी में शायद 68 में ही पूछा हुआ है। तो ये सब बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है कि क्यों जो है गोलकीपर ऐसे हाथ नीचे लेके जाता है, क्यों जो है अगर राइट में बस मूव करती है तो हम लेफ्ट में क्यों जाते हैं। ये सब बेसिक न्यूटन्स के लॉज का एप्लीकेशन है, एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक फिजिक्स बिहाइंड इट। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड बाई अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिव डिके जब होता है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिके करते रहता है, हाफ लाइफ ये सब हम लोग पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी में। तो जब वो डिके करता है तो इट एमिट्स सर्टेन काइंड ऑफ रेज एंड रेडिएशन। तो ये कौन सा रे या रेडिएशन होता है ये आपको पता रहना चाहिए। तो पता है जब आप अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे जब आप पढ़ते हो तो उस समय में इसका सोर्स में हम लोग बात करते हैं कि अल्फा रे का सोर्स क्या है, रेडियो एक्टिव डिके है, ठीक है। तो ये सब वहाँ से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब ना सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, हमने अभी आपको बताया अर्थ का रोटेशन जब हम बता रहे थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है कि सर्कुलर मोशन में रखे रहता है हम लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वो बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, जब काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो कि कोई चीज़ आप स्किड किए, आप बाइक चला रहे हो, आपका काइनेटिक एनर्जी है, आप स्किड कर दिए, उसके बाद में ब्रेक मारे एकदम पूरा खड़ाक से और एकदम ससर गया चक्का, ससरा तो फ्रिक्शन लगा। आप बहुत बार देखते हो चिंगारी निकल जाता है चक्का से, चिंगारी निकल जाता है। तो आपका काइनेटिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन अब लग रहा है। जब ब्रेक मारे तो फ्रिक्शन लग रहा है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि चक्का अब घूम नहीं रहा है, अब आपका रोलिंग फ्रिक्शन नहीं है। जब चक्का घूम रहा है, चल रहा है, तो उस समय में आपका रोलिंग फ्रिक्शन है। लेकिन जब आप ब्रेक मारते हो तो आपका चक्का रुक जाता है, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से आपका हीट जनरेट होता है, ठीक है। तो यहीं पे ये पूछा है क्वेश्चन कि काइनेटिक एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसमें। बस देखो, यही बस स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, अचानक से राइट में मूव किया, ठीक है, तो पैसेंजर्स लेफ्ट में जाएंगे। इक्वल एंड अपोजिट होता है, किस तरीके से क्या होता है, थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझ लोगे। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आ जाएगा। बिफोर
प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कंसर्ट, सितारिस्ट जो है वो कुछ स्ट्रिंग को देखोगे, कभी कभी कंसर्ट का अगर आप वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, तो सितारिस्ट जो भी म्यूजिशियन होता है वो कुछ करते रहता है, इधर कुछ कसेगा, उधर कुछ ये करेगा, इधर कुछ बांधेगा, ऐसे करेगा। तो ये क्या करता है वो, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार अलॉन्ग विथ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बाकी भाई ढोल है, तबला है, सब चीज़ है, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, झुनझुना झुनझुनी सब है। तो सितार वादक जो होता है वो क्या करता है, अपना फ्रीक्वेंसी बाकी सब जो इक्विपमेंट है उसके फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, बिकॉज म्यूजिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हारमोनी होनी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का, एंड दैट इज़ वाई द सितारिस्ट वो सारा चीज़ एडजस्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको इससे क्या पता चल गया, इसे अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आपके कॉमन सेंस को जो है वो करेगा, टेस्ट करेगा। और ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब का भी तुक्का मारने का तरीका है। मैं आपको तुक्का मारने का तरीका बताऊं, मैं आपको तुक्का मारने का तरीका ये है कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन है ना उसको टिक मार दो, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा सेंस आपको बनाएगा। जो सबसे बड़ा ऑप्शन ज़्यादा सेंस बनाए उसको टिक मारो, सही हो जाएगा जनरली, ठीक है। अब खुद के इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इसको करना, बाद में आके मत बोलना कि आप तो बोले थे कि जितना भी बड़ा ऑप्शन है उसको टिक मार दो, ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं पे आपको वो दिख जाएगा सीधे कि यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, देख लो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब सेंस बना रहा है, लॉजिकल लग रहा है, ठीक है। बाकी सब जो एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी छोटा मोटा ऐसे ही कुछ डाल दिया है। अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज़ नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम, तो ये क्या है, फिक्स्ड शेप नहीं है बट फिक्स्ड वॉल्यूम है। कौन सा होता है बताओ, जो लिक्विड होता है उसी का तो ये होता है कि शेप कोई फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है। जो गैस होता है ना उसका शेप फिक्स्ड है ना वॉल्यूम फिक्स्ड है, गैस को जितना वॉल्यूम दोगे उतना में वो पसर जाएगा। सॉलिड जो होता है उसका फिक्स्ड शेप भी होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। जैसे स्टील है, यही है, ये पेन है, ये सॉलिड है, इसका शेप भी फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो है आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस पता रहना चाहिए। सम मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, तो इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। कौन से हैं इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है और ये आपको बना लेना चाहिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एसिडिक एज वेल एज बेसिक होते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम और जिंक का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। तो एनसीईआरटी में जाके आप पढ़ोगे, मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ो, आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। विच गैस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जो है ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट जो है ना इशू हम लोग के लिए है और इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से होता है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे जो है ना वर्स्ट पॉल्यूशन क्रिएट करने वाला ग्रीन हाउस गैस कौन है, ठीक है। इनका कार्बन पोटेंशियल क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है ना आप एक बार देख लोगे समझ में आ जाएगा। एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स टू लिबरेट कौन सा गैस। तो ये जो आप केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, मेटल नॉन मेटल ये सब का पढ़ते हैं, तो आपको जो है मेटल जो है, मेटल कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या देता है, नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है तो क्या देता है, बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, ये सब हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो जब भी आप रिएक्शन पढ़ो ना तो थोड़ा सा समझो कि रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ के निकल गए कि अच्छा ऐसे रिएक्ट हो रहा है, समझो ज़रा कि अच्छा एसिड के साथ रिएक्ट करने पर अच्छा CO2 भी आ रहा है बाहर, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। विच एसिड इज़ डिस्क्राइब्ड एज ये। अब देखो ये ऑक्सैलिक एसिड इसको बोलते हैं, तो ये अब ईस्टर का क्या फार्मूला होता है, अल्डिहाइड का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला से आ जाएगा आपका। अगर आपको पता है कि ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब का क्या फार्मूला होता है तो आप निकाल ले जाओगे, ठीक है। और उसमें जो है ना कार्बन का डिफरेंस होता है, कार्बोनिक एसिड में कितना कार्बन होगा, एसिटिक एसिड में कितना कार्बन होगा, उसी से डिफरेंट बस क्रिएट होता है। लेकिन एसिड का आपको स्ट्रक्चर सेम होगा, ईस्टर का स्ट्रक्चर सेम होगा, अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर सेम होगा, कीटोन का स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है। तो ये जब स्ट्रक्चर आप एक बार देख लेते हो तो उसके बाद में ना आप सीधे डिड्यूस कर लोगे, ठीक है, ओके। उसके बाद में यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन। अब लिटमस टेस्ट इससे पूछ रहा है कि कौन सा रेड ब्लू, ब्लू रेड ये सब करता है, पिंक, ये सब आप जो है ना समझ लेना बढ़िया से। और एनसीईआरटी में दिया हुआ है लिटमस टेस्ट, इसको आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब वो महक एसिटिक एसिड का किस तरीके का होता है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। स्मेल किस तरीके का करता है, ठीक है।
टेस्ट क्या होता है, सावर होता है, स्वीट होता है, ये सब भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। विनेगर, टोमेटो, केरोसिन, ये सब, केरोसिन का तो नहीं, बट विनेगर, टोमेटो, अलग अलग और भी जो चीज़ें हैं, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब का क्या टेस्ट होता है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं जब एसिड्स पढ़ते हैं तो। और क्या कौन कौन से हमारे आइटम्स में कौन कौन सा एसिड होता है, खास करके खाने वाले आइटम्स में, वो सब भी हम लोग समझते हैं। तो वहाँ से ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? अब ये क्यों नहीं करता है? ड्राई बोल रहा है, तो ड्राई जब है तो उसमें मतलब H+ आयंस नहीं है, H3O+ मतलब वाटर के अंदर H+ उसमें होना चाहिए, तभी तो ड्राई बोल दिया। तो बस समझ लो कि H3O H2O वाटर से रिलेटेड कुछ होगा तो तुक्का मार के निकाल ले जाओगे। डिटेक्ट दी ऑड वन, इसमें ऑड वन आपको फाइंड करना है कि कौन सा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, जिस हिसाब से आपको ऑड वन फाइंड करना है। तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, कौन सा रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पूछा है। डायमंड और ग्रेफाइट आपको पता है कि दे आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो क्या डिफरेंस होता है? डायमंड बहुत ही ज़्यादा ये होता है, टफ होता है, ठीक है। ग्रेफाइट उतना ज़्यादा जो है टफ नहीं होता है। हार्डनेस क्या है, ये कंडक्टिविटी, ये सब चीज़ें हम लोग समझते हैं। तो ये डायमंड ग्रेफाइट आपको जो है पढ़ोगे ये सब चीज़ें हो जाएगा आसानी से। एस्टोमेटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन। अब एस्टोमेटा जो है वो हमारे प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो प्लांट का जब आप स्ट्रक्चर समझोगे तो एस्टोमेटा आपको समझ में आ जाएगा, जाइलम, फ्लोएम सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है, इवेपोट्रांसपिरेशन कैसे होता है, ठीक है, ये सारा चीज़ आप समझ जाओगे। सॉइल से कैसे न्यूट्रिएंट्स लेके आ रही है प्लांट, ठीक। तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट प्लांट के स्ट्रक्चर से समझ में आएगा। देखो अब क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स सनलाइट ऑफ वेवलेंथ्स। देखो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल प्लांट में जो है एक आपको पाया जाता है पिगमेंट जो है, और वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो फोटोसिंथेसिस हमेशा ही सन रेज के प्रेजेंस में होता है। सन रेज में बहुत सारे अलग अलग जो है ना वेवलेंथ के रेडिएशन होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए विजिबल वेवलेंथ वाला ही चाहिए होता है रेडिएशन, तभी हो पाएगा, ठीक है। और विजिबल वेवलेंथ वाला होता है 400 से 700 नैनोमीटर। अब विजिबल जो रेज है उसमें तो सारे हैं स्पेक्ट्रम में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, जो विवजियोर वाला जो हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। अब ये उसमें भी पूछ रहा है कि विजिबल में भी बताओ कि रेड एंड ब्लू करता है कि ग्रीन एंड ब्लू जो है एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल चला गया। जनरली हम लोग इसी पे रुक जाते हैं कि विजिबल जो है सन होना चाहिए रेडिएशन, तभी जाके उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। अब ये विजिबल में भी स्पेक्ट्रम में जाके बाल की खाल कर रहा है कि ब्लू वाला है कि ग्रीन वाला है कि येलो वाला है। तो आप थोड़ा सा डीप में इसको पढ़ लेंगे। यही तो PYQ का फ़ायदा है कि जहाँ से अगर क्वेश्चन उस तरीके का पूछा है तो डीप में चले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट मैच। अब ये पेटियोल क्या होता है, ट्री क्या होता है, क्रीपर क्या होता है, अब ये आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सब जब आप ट्री का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि स्टेम, वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, ठीक है। पेटियोल जो है अटैच करता है लीफ को स्टेम से, ठीक है। तो ये सारा चीज़ अब जब समझोगे ट्री का स्ट्रक्चर तो ये सब आप क्लियर कर लोगे। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ट्री का स्ट्रक्चर, लीफ को स्टेम से कौन जोड़ रहा है, स्टेम को जो मेन ब्रांच है उससे कौन जोड़ रहा है, क्रीपर किसको है, ठीक है, ये सारा चीज़ समझो। वाटर रीचेज ग्रेट हाइट्स इन ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल। अब देखो ट्री इतना बड़ा बड़ा होता है सब, ठीक, इतना बड़ा बड़ा होता है। अब वाटर जो है ना, मान लो नीचे से ऐसे वाटर आ रहा है, ठीक, तो कैसे उतना ऊपर तक पहुंच जाता है, उतना ऊपर तक ग्रेविटी के अगेंस्ट में इतना ऊपर तक कैसे पहुंच जाता है? क्योंकि सक्शन टाइप का, जैसे मोटर जैसे पंप जैसे सक्शन करते हैं हम लोग, उस तरीके का एक मैकेनिज्म ट्रीज़ में भी हो रहा होता है। वो होता है ट्रांसपीरेशन से। ट्रांसपीरेशन का मतलब कि जब यहाँ पे वाटर जो है ऊपर में वेपर जब बन के बाहर जाता है, बाहर जब उड़ता है तो वो क्या करता है कि एक पुल क्रिएट करता है, कि वेपर जब वो उड़ के जा रहा है तो पुल क्रिएट करता है नीचे से, और नीचे वाला पानी ऊपर आता है, और वो ऊपर किसके थ्रू आता है, जाइलम जो टिश्यू होता है उसके थ्रू आता है, ठीक। उसी तरीके से विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच मेक्स देम क्वालिफाइड टू सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन, क्लोरोप्लास्ट, ये सब जो है ना, आप अभी सेल्फ रेप्लिकेशन वैक्सीन के केस में भी हम लोग पढ़े थे, और क्लोरोप्लास्ट तो हम लोग पढ़ते ही हैं जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। तो यही सारे कुछ क्वेश्चंस आपके थे 68th में। आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, और उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर भी करना है,
ठीक है। 69 की जब बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे डालने का मेन रीज़न यही था कि 69th ने थोड़ा सा जो बेसिक साइंस, आप अगर आप अभी तक देखोगे तो बेसिक साइंस से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहा है। बट विथ 69 द ट्रेंड हैज चेंज, अब विथ टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रिसेंट में जो न्यूज़ में था वो सबसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी इनेबल्ड बाई द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन। जब 5G हमारे देश में आ जाएगा तो क्या क्या चीज़ हम उससे कर पाएंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, ये सब चीज़ें हैं, ठीक। उसके बाद में देखो आपको ये स्पेस मिशन से पूछ रहा है और इसका ओरिजिन क्या है, मतलब ये स्पेस मिशन कहाँ पे भेजा जाएगा। अगेन रिसेंट में जो स्पेस मिशन से उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले ये सब नहीं पूछता था, ये सब यूपीएससी पूछता था पहले, अब ये बीपीएससी भी पूछने लगा है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ इज टू कवर द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू रिसेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि आप करंट अफेयर्स को कवर करें यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि ये जो है ना टेनियासिस, एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो है वो, उसके बारे में पूछा हुआ है कि कौन क्रिएट करता है, कौन कॉज करता है। बहुत ही ये ऑब्सक्योर क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया। टेनियासिस शायद हम लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो बाउंसर होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इससे क्या पता चल रहा है कि इन्फेक्शन, डिजीजेज, ये सब आपको पता रहना चाहिए। कंप्यूटर लैंग्वेज इसमें कौन कौन से हैं, अब ये सब एलिमिनेशन से भी हो जाता है। अगर आपको पता है कि पाइथन और जावा अगर हैं तो 2 और 4 तो है, और 2 और 4 कहीं दिख नहीं रहा है तो ऑल ऑफ द एबव ही होगा। अगर कोबरा और स्क्विरल नहीं भी पता है तो यहाँ से आप निकाल ले जाओगे कि ऑल ऑफ द एबव होगा। फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी, देखो जीपीटी, चैट जीपीटी में जीपीटी, देखो रिसेंट में टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहा है, जो रिसेंट अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन हो रहा है। तो दैट इज़ वाई वी हैव टू नाउ फोकस ऑन द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड इसीलिए करंट अफेयर्स हैव नाउ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन बीपीएससी प्रिपरेशन एज वेल। पहले क्या होता था कि बिहार बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ये सब से पढ़ लेते थे करंट, और बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स पढ़ के और काम बन जाता था। बट अभी देखो जो करंट अफेयर्स है उसमें थोड़ा सा नेशनल और होलिस्टिक जो है आपको चाहिए होगा कवरेज करना। हम लोग ने इसके पहले इकोनॉमी वाला जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोगों ने पीडीएफ के फॉर्म में डाला हुआ है अपने टेलीग्राम ग्रुप में। यू कैन एक्सेस दैट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वो जो है नेशनल करंट अफेयर्स है पिछले लगभग 1 साल का, सितंबर से जुलाई तक का, मतलब 10 महीने का, वहाँ पे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा अराउंड 40 पेजेस में। यू कैन डू इट एंड बहुत ही आपको हेल्प होगा, तो वहाँ से कर लेना। हम लोग पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक का भी करंट अफेयर्स जल्दी लेके आएंगे। टेस्ट ऑफ द टंग, टंग पे कौन कौन सा चीज़ टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, ये सब पढ़ते हैं जब टंग का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि सॉल्टी, स्पाइसी, यूमामी, सावर, पंजेंट कौन सा होता है। करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे देखो जो एक डिसऑर्डर दिया हुआ है और उसको क्या बोलते हैं। तो अगर मान लो कि आपको कुछ और नहीं पता है तो इंसोम्निया तो पता है। इंसोम्निया क्या होता है, स्लीप डिसऑर्डर होता है। तो 2 वाला तो नहीं होगा, तो 2 वाला काट दिए हम, ठीक है। तो 2 वाला काटे तो सीधे देखो आंसर आ गया, क्योंकि सब में 2 है। तो देखो एलिमिनेशन से ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन इससे क्या पता चला कि डिसऑर्डर भी आपको पढ़ना है। यूनिवर्स में पल्सार्स क्या होते हैं, हम लोग देखो न्यूट्रॉन स्टार्स क्या होते हैं, पल्सार्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद में आपको डार्क मैटर क्या होते हैं, डार्क एनर्जी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में प्लैनेट्स किसको बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स किसको बोलते हैं, ठीक। ये सारा चीज़ हम लोग जो है पढ़ते हैं और इसको पढ़ना पड़ेगा। एंड उसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ब्लैक होल किसको बोलते हैं, सिंगुलैरिटी किसको बोलते हैं। तो यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं इसको आपको कवर करना पड़ेगा। लैब ग्रोन डायमंड्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है कि डायमंड सीड के लिए क्या यूज़ करते हैं। देखो बजट में हम लोग में बजट में, क्योंकि डायमंड के लिए बहुत लोग जो है मारामारी करते हैं, तो डायमंड का डिमांड बहुत है। तो अब भाई डिमांड अगर हम बाहर से ख़रीदते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है डॉलर में। तो बजट में प्रपोज किया गया था कि हम लोग लैब ग्रोन डायमंड्स ही बनाएंगे, मतलब लैब में हम लोग डायमंड्स को बनाएंगे। उसके लिए ग्रेफाइट का सीड यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए क्वेश्चन ये आया था, ठीक। उसके बाद में व्हाट इज़ द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट्स। अब केवलार जो होता है ये होता है फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट्स। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सब कुछ कुछ जो है पीवाईक्यू से आपको हेल्प मिल जाता है कि रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ HMX क्या है, ठीक है। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है, ठीक। और ये NCERT में भी शायद दिया हुआ है, ये आप NCERT से निकाल सकते हैं। टेस्ला का कौन सा ह्यूमनॉइड रोबोट है, ये सीधे 68th में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और सीधे रिपीट किया हुआ है, देख रहे हैं।
68 में एक क्वेश्चन जो पूछा था, रिपीट किया हुआ है कि टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट जो है, जो 2022 में लॉन्च हुआ, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमस बोलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या चीज़ है? मैनहट्टन प्रोजेक्ट के थ्रू यूएसए अपना बॉम्ब बनाता है और उसके बाद में आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब फोड़ता है, ठीक। तो फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर में ही बना था, जिसमें ओपेनहाइमर बोला था कि आई हैव बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स, राइट। तो ये सब आपको जो थोड़ा जनरल अंडरस्टैंडिंग चीज़ें पता रहना चाहिए। द इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, अगर आप मिरर और लेंस से सबको अगर पढ़ोगे तो इतना आसान हो जाता है। देखो हम लोग जिस तरीके से करा रहे हैं यहाँ पे IS वैली पे साइंस को, वो देखोगे तो मतलब अलग ही लेवल से हम लोग पूरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा रहे हैं कि लेंस क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में कैसे ये इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक। और देखो जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ यही वाला है कि 2F पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो 2F पे इमेज बनेगा, सेम यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग रे डायग्राम कन्वेक्स लेंस का NCERT का बहुत ही यूज़ करते हैं कि कहाँ पे रहेगा तो कहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है, और इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाते हैं। आई का क्या होता है, ये कॉर्निया क्या है, तो स्क्लेरा क्या है, ठीक है, प्यूपिल क्या है, ठीक, आई का क्या है, डिफेक्ट किसको हम लोग बोलते हैं, एकोमोडेशन किसको बोलते हैं, ठीक। उसके बाद में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, सब क्या होता है, और इसके बाद में क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी आए हैं उसको हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग हम लोग चीज़ें करते हैं, मतलब साइंस को इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन उठाया, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको करते हैं। NCERT में क्या दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या चाहिए, टाइप्स ऑफ मिरर, जैसे देखो इसमें कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन मिरर, ठीक है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होता है, प्लेन मिरर का, कनकेव मिरर का, कन्वेक्स मिरर का यूजेज कहाँ कहाँ पे है, कनकेव मिरर का, ये सब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि कैसे जो है इसको यूज़ क्यों करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है साइंस को कवर कर रहे हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो यू कैन ज्वाइन अस फ्रॉम द लिंक बिलो। द इमेज फॉर्म बाई अ कनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एट द सेम साइज। तो अगेन मतलब इमेज का आपको बात करना है, लेंस का, मिरर का, यही सब से जो है ना क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। द फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस दैट, अब फोटो है, फोटो मतलब लाइट, और ये जो है इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अलग अलग फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, ये सब पता रहना चाहिए। अमाउंट ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज, आई थिंक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इसका आंसर होना चाहिए। एक बार फिर से हम चेक करके इसका बता देंगे। तो ये जो है ना कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है, सॉल्वेंट का होता है, मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, वो सब भी आपको जो है ना केमिस्ट्री का पढ़ना पड़ेगा, इससे ये पता चल रहा है। कोविड वैक्सीन कैसे जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये जब वैक्सीन और ये सब जब बन रहा था तो उससे रिलेटेड चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो डेवलप हुई, देखो अब ये भी रिसेंट का है क्वेश्चन, रिसेंट डेवलपमेंट, वैक्सीन वगैरह बना, कोविड आया तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये भी अब हमें जानने की ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑरेंज जूस, अब ये सब मतलब क्या ही कर सकते हैं, फैक्ट टाइप का है। द DNA डबल हेलिक्स, अब ये पूछता है कि कौन डिस्कवर किया इसको, DNA का डबल हेलिक्स कौन डिस्कवर किया, ये बहुत ही फेमस मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है PYQ में। तो इसीलिए PYQ करोगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेज फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून, मून के सरफेस पे अगर दो चीज़ को हम अगर गिराते हैं नियर द सेट, फ्रीली अगर उसको फॉल कराते हैं तो उसका जो है किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगा। तो आपको पता होगा कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पता है कि वेलोसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास कुछ भी हो, अगर इनिशियल वेलोसिटी दोनों का जीरो है, रेस्ट से अगर हम उसको छोड़ दें और अगर मान लो कि वहाँ पे वैक्यूम में गिर रहा है तो उसका जो है चेंज नहीं होगा। सेम अगर उसको एक्सेलरेशन मिल रही है तो उस पर जो है चेंज नहीं होगा कुछ भी, उसका वेलोसिटी दोनों का सेम रहेगा। वो तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अर्थ पे अगर गिराओगे दो चीज़, जैसे हम एक इसको गिराएं और मान लो कि हमारे पास जैसे एक ये इसको गिराएं, देखो ये दोनों को गिराएंगे तो पहले पेन पहुंच गया, नोट बाद में पहुंचा, ठीक है। वो इसलिए होता है हमारे यहाँ क्योंकि फ्रिक्शन है, हमारे यहाँ फ्रिक्शन भी काम करता है। एयर है ना, वैक्यूम नहीं है, एयर है, तो एयर क्या करता है, रेसिस्टेंस लगाता है। अदरवाइज इसीलिए क्या होता है कि एक्सेलरेशन किसी पे ज़्यादा हो जाता है, किसी पे कम हो जाता है। नहीं तो अगर वैक्यूम रहे ना
तो ये सब नहीं होगा। वैक्यूम में अगर दोनों को गिराएंगे तो दोनों सेम स्पीड से पहुंचेगा सेम टाइम पे। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क? वैक्सीन्स के अलग अलग तरीके हैं, वेक्टर वैक्सीन्स हैं, mRNA वैक्सीन्स हैं, सब यूनिट वैक्सीन्स हैं। तो ये सब जब वैक्सीनेशन, मैं बोला ना कि रिसेंट से देखो कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए नाउ यू कैन नॉट अवॉइड रिसेंट के न्यूज़, रिसेंट के डेवलपमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस का करंट अफेयर्स, ये सब अच्छे से करना आप। व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म द टर्म mRNA? mRNA मैसेंजर RNA वैक्सीन होता है, वैक्सीन की वजह से ही पूछा है। AC करंट कौन प्रोड्यूस कर सकता है? अलग अलग डिवाइसेज हम लोग पढ़ते हैं, डायनेमो क्या होता है, मोटर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, ठीक है, वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये सब भी हम लोग समझते हैं। तो डायनेमो तो बहुत ही उसमें फेमस एक हम लोग चीज़ पढ़ते हैं। करंट डेंसिटी स्केलर है कि वेक्टर है? करंट स्केलर है कि वेक्टर है? करंट डेंसिटी स्केलर है कि वेक्टर है? ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी में ही ये आएगा। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस? मेडिकेशन में मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं कि ये मेडिसिन जो है इस क्लासिफिकेशन में जाएगा, ये इसमें जाएगा? वो करते हैं मॉलिक्यूलर टारगेट के बेसिस पे, कि कहाँ पे ये टारगेट किया जा रहा है, उसके हिसाब से हम लोग मेडिकेशन का क्लासिफिकेशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन रिएक्शन रेट? कौन सा ऐसा है जो स्लो डाउन करता है रिएक्शन के रेट को? ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अब क्वेश्चन आपका हो गया है, ठीक है, कि कौन सा आपका स्लो डाउन करता है। आई थिंक इसका होमोजीनियस कैटलिस्ट होना चाहिए आंसर, एक बार चेक करके बता देंगे। इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर आपको पता रहना चाहिए, ठीक। और इसमें जो है रिएक्शन रेट में कैटलिस्ट क्या काम करता है, ठीक है। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है विदाउट चेंजिंग, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ। कैटलिस्ट वैसे ही फॉर्म में मेंटेन रहता है अपने आप को थ्रू आउट द रिएक्शन। कैटलिस्ट में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको केमिकल रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो आपको ये सब पढ़ने की बारी आएगी और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नर्वस सिस्टम जो है ये आपका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, न्यूरॉन्स से सबका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से होते हैं, तो ये सारा चीज़ जब आप पढ़ लोगे तो उसके बाद में एकदम हलवा लग जाएगा। तो इस तरीके से साइंस के क्वेश्चंस जो हैं पिछले 3 सालों के हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा। एंड अगर क्लैरिटी मिला तो बताइए कि कैसा क्या लगा आगे में और इसको हम लोग लेके आए कि नहीं, ठीक है। बिकॉज योर फीडबैक इज़ रियली वैल्यूएबल एंड आप लोग का अगर फीडबैक अच्छा आता है तो इट ऑल्सो मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग मोर सच वीडियोज़, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।